साडे नी वेड़े विच चानण माही दा, साडे नी वेड़े विच चानण माही दा, माही नहीं तां सानू चन्न नहीं चाहीदा, माही ने दस्सिया भी नहीं नी अड़ियो, माही नू दिस्सिया भी नहीं, हाय नी मेरा दिल दिल जे होर दा। आइडियल जी हमारी मोहब्बत नहीं होते? तुमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियल से मोहब्बत की। जरूरी नहीं होता कि हमारा आइडियल ही हमारी मोहब्बत भी हो। सोना ते चांदी पावे महल चौबारे में, चन्ना वे सब तेरे कदमां तो वारे में, रंगा दे विच माही पावी ना पंग वे, सपा तो वध वेखी प्यार दा डंग वे, रंगा च रंगे या भी नहीं नी अड़ियो, प्यार दा डंगे या भी नहीं, कुछ सलीका तो जिंदगी के पुररुख को बहरहाल चाहिए ही होता है जनाब उरूज साहब। उरूज, उरूज, उरूज। यार खुदा के लिए थानी, तुमने क्या हर वक्त डिसिप्लिन डिसिप्लिन की रट लगा रखती हो? जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना चाहिए, ना कि किसी कैद की तरह यार। यही तो मैं कह रही हूँ कि जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सीखो। ये क्या हर वक्त तुम कैदियों की तरह शेप बढ़ाए रखते हो? और कपड़े, उफ, वही पुरानी जीन्स जैकेट, तुम कुछ और नहीं पहन सकते? ठीक है, कल से मैं पजामा और शेरवानी पहन के यूनिवर्सिटी आया करूंगा। आप खुश? बिलीव मी, बहुत क्यूट लगोगे। हाँ वाकई मैं बहुत अच्छा लगूंगा। जैसे उस दिन उर्दू डिपार्टमेंट के मुशायरे में बड़े बड़े काले चश्मों वाले शायर हज़रात लग रहे थे, जैसे किसी निकाह की तकरीब में आए हुए। उरूज, उरूज मेरी बात तो सुनो। उरूज, उरूज, उरूज। देखो तो सही, सारी लड़कियां कहाँ गायब हो गई। 10 दफा कहा है कि दुल्हन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ते। मेहंदी और माइयों की दुल्हन को अकेला छोड़ के चलेगी। धानी बेटा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? हाँ अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी थक सी गई हूँ। हाँ मेरा बेटा, सुबह से बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई होगी। ये लो, ये टेक लगा लो, थोड़ी सी कमर सीधी कर लो, ठीक है बेटा? अच्छा तुम आराम से बैठो, मैं देखती हूँ ये सारी लड़कियाँ कहाँ गायब हो गई। तुम फिर वीकेंड पर घर जा रही हो? वैसे ये सही नहीं है। तुम आज फिर से यूनिवर्सिटी देर से आए हो, तुम्हें वक्त की कदर करना कब आएगी उरूज? थानी खुदा के लिए प्लीज डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी पर अपना बोरिंग लेक्चर मत शुरू कर देना। आई एम नॉट इन द मूड टुडे, प्लीज।
जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उन्हें बेकदर कर देता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वापस कब आओगी? 4 दिन लग जाएंगे। What? 4 दिन? Are you in your senses? नहीं, 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। यार मैं तुम्हारे बगैर बोर हो जाता हूँ यार। यहीं कैफेटेरिया में बैठ के अपने पसंदीदा समोसे और केचप खाना और मुझे याद करना। हाँ 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 हाँ, उफ क्या याद दिलाया तुमने यार। बैठो, अभी मंगवा दो। वैसे दुनिया गर्मा गर्म समोसों और इमली की केचप के बगैर कितनी बोरिंग जगह होती है ना, है ना? तुम खाओगे? ना बाबा, मेरा गला तो पहले से ही बहुत खराब है। श्योर, फिर मुझसे मत मांगना, ओके? नहीं मांगूंगी ना दीदे। वैसे नो कॉम्प्रोमाइज ऑन समोसास, ओके? वे अज मेरा जी करदा बेटा तुम्हारे बाबा आए थे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इनकी तो तैयारियां ही खत्म नहीं हो रही। कावा 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 वे अज मेरा जी करदा मैं उड़ जा नाल हवा के अज मेरा जी करदा। बाबा जानी रुकिए। अरे अब क्या है बेटा? बटन तो बंद कर लीजिए। मेरा बेटा, बेटा धनी, तुम तो मुझे ऐसे तैयार कर रही हो जैसे आज मेरा तीसरा निकाह है। मंजूर साहब, आपने दूसरा निकाह कब किया जो तीसरे की तैयारी कर रहे हैं? मुझे मालूम था, जानता था मैं कि तुम्हारी माँ बीच में जरूर बोलेंगी, इसीलिए मैंने पहले ही एक निकाह का इजाफा करके बताया। शुक्र करें कि ये मैं हूँ जो 20 साल से आपके साथ गुजारा कर रही है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का छोड़ के आपको भाग चुका होता। क्यों अम्मा? अब भी मेरे बाबा जानी इतने डैशिंग हैं कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर जाए ना तो पता नहीं कितनी लड़कियां गिर पड़े। बस धानी बेटा, एक तुम ही हो जो इस घर में मेरी कदर जानती हो। तुम्हारी माँ तो कुफराने नेमती करती रहती। जाहिर सी बात है, आप तो बेटी की तरफदारी करेंगे, सारा दिन आपके गुण जो गाती रहती है। क्यों ना गाऊं? मेरे बाबा जानी हैं ही ऐसे कि कोई भी उनके गुण गाएगा। डिसिप्लिन्ड, पुरवकार और अपनी शख्सियत का असर छोड़ जाने वाले। बस 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 धानी बेटा, मेरी इतनी तारीफें मत करो। तुम्हारी माँ से मेरी तारीफें हजम नहीं होंगी। अच्छा बेटा, मैं चला। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? कब रवानगी है तुम्हारी? कल शाम को। लेकिन कल मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, कल आपको मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। जरूर जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। मैं खुद अपनी बेटी को छोड़ने जाऊंगा, खुद। थैंक यू बाबा जानी, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू बेट। खुदा हाफिज। सटिया गए हैं तुम्हारे अब्बा। धानी बेटा, बेटा कुछ खाया पिया भी है या नहीं? हैं? लो, सो गई। बावली है बिल्कुल।
That's not fair यार। एक तो पूरे 4 दिन लगा कर आई हो घर में, और आते ही तुमने फिर से अपने बाबा की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए एज यूजुअल। तो तुम्हें क्यों जेलस फील हो रही है? मेरे बाबा जानी है ही ऐसे, लाइक माई आइडियल। यही तो मसला है तुम्हारे साथ, तुम पर अपने बाबा की छाप का कुछ ज्यादा ही असर है। तुम हर इंसान को उसी पैमाने पर तोलती हो जो स्टैंडर्ड लाइफ में तुम्हारे बाबा ने अपनाए रखे। और धानी, ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान उन्हीं मैरिट्स को फॉलो करे। आफ्टर ऑल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स ओन पर्सनैलिटी यार। मानती हूँ बाबा, लेकिन डिसिप्लिन तो। मोहब्बत किसी डिसिप्लिन को नहीं मानती धानी। ये एक मुंह जोर जज्बा है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और एक बात मैं आपको बता दूं स्थानी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और मेरी मोहब्बत ऐसी है, अनडिसिप्लिन। समोसे खाओगे? इमली की मज़ेदार केचप के साथ। बहुत बुरी हो तुम। पक्का? बिल्कुल पक्का। कमाल है, तुम पहली लड़की हो जिसे मेहंदी लगाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि मैंने सुना है कि लड़कियां ऐसे कामों में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेहंदी की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब आप उसे ज़िंदगी में किसी से मंसूब होकर लगाएं। मेहंदी अगर किसी के नाम की हो तो उसकी बात ही और होती है। ज़रा देखो तो सही कि तुम्हारे हाथों में किसकी मेहंदी की लकीर है। मेहंदी की लकीर? हाथ की लकीरों में दौलत, खुशी, ज़िंदगी और मौत का तो पता चलते सुना था, लेकिन ये आज पहली बार सुन रही हूँ कि मेहंदी भरने वाले का नाम भी इन लकीरों में लिखा होता है। जब ये लकीर ज़िंदगी और मौत का पता दे सकती है तो फिर से कहीं ज़्यादा अहम हकीकत का राज अफशा क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम इसे ज़िंदगी और मौत से बढ़कर अहम समझते हो? कभी कभी ज़िंदगी और मौत सिर्फ एक किसी फैसले से मुतासिर हो जाती है। अगर ये फैसला तुम्हारे लिए इस कदर अहम है तो फिर इसे अपने हक में कराने के लिए कोई जस्तजू क्यों नहीं करते? फैसला तो असल से मेरे हक में हो चुका है धानी, सिर्फ उस पर अमल दरामद बाकी। तकदीर पर इस कदर यकीन कभी कभार सारे भरम तोड़ देता है, और मैंने तो सुना है कि हाथ की लकीरें अपनी जगह बदलती रहती हैं। हाँ, बदलती होंगी, लेकिन ये लकीरें जिस सिमत भी मुड़ेंगी मुझे ही रास्ते में खड़ा पाएंगी। मैंने किसी और हमसफ़र की तमन्ना की भी नहीं। मेरा हर रास्ता
खुद तुम्हारी राह गुज़र से होते हुए गुज़रता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ना खुदा किसी और महरम को मेरा हाथ थमाने से पहले इस बात का इत्मीनान ज़रूर करना चाहेंगे कि वो मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा पाएगा या नहीं। और उनके इस इत्मीनान का पैमाना क्या होगा? मेरा मतलब है कि किस कसौटी पर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे परखना चाहेंगे? मैं तो आज तक यही समझता रहा कि तुमसे मेरा ताल्लुक़ ही उनके नज़दीक मेरा सबसे बड़ा तारुफ होगा, मेरा सबसे बड़ा भरम, सबसे बड़ा मान होगा। यकीन करो ऐसा ही है, लेकिन अगर ताल्लुक़ ही तारुफ या भरम बन जाएंगे तो फिर तो भरम का मान रखने के लिए और भी ज़्यादा एहतियात और जस्तजू की ज़रूरत होती है। क्या सिविल सर्विस ज्वाइन करना ही उनके नज़दीक असलियत की सबसे बड़ी कसौटी? बात सिर्फ सिविल सर्विस ज्वाइन करने की नहीं है। बाबा ने ज़िंदगी हमेशा चंद उसूलों के तहत गुजारी है। वो मेरे हम सफ़र के लिए किसी आला ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन कम से कम उस इंसान का फ्यूचर डिफाइन तो होना चाहिए ना। तुमने तो अब तक ये डिसाइड भी नहीं किया कि 2 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो तुम करोगे क्या? यार मैं ठेला लगा लूंगा। क्या सिर्फ यही इशू है? हम जिंदगी को पोर्शंस में हमेशा क्यों बसर करते हैं? पैदा हुए तो स्कूल का पोर्शन, बड़े हुए तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पोर्शन, जिंदगी को पूरी तरह समझे नहीं तो रोजगार का पोर्शन शुरू हो जाता है। फिर सारी जिंदगी किसी कोलू की बैल की तरह इसी अजाब में जुटे रहो। हम अपनी जिंदगी अपने तौर पर क्यों नहीं जी सकते यार? देखो नानी बेटा, हमने तुम्हें बेटी ही नहीं बल्कि बेटा बनाकर भी पाला है। जिंदगी के हर मामले में तुम्हारी राय ली है और उसकी कदर भी की है, कभी दुनिया वालों की परवाह नहीं की। तो अगर इस सिलसिले में तुम्हारी कोई राय है तो हमें बता दो। इतनी जल्दी भी क्या है बाबा जानी? मेरा तो अभी रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ। अरे जल्दी मुझे नहीं है बेटा, जल्दी तो मेरे लंगोटिया अकरम की बीवी को है। वो दरअसल बरखुरदार नुमान माशाल्लाह CSP अफसर हो गया है और फॉरेन सर्विस में लगा है। तो जाहिर है उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि जाने से पहले कम से कम उसकी मंगनी कर दें। फिर जब 4-6 महीने बाद वो वापस लौटेगा तो बाकायदा रुखसत ही कर देंगे। लेकिन बाबा जानी अभी मैं बेटा सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। 1 आध दिन में सोच के हमें जवाब दे देना। बाबा जानी आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन बेटा? उरूज नाम है उसका, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में उसे यहाँ घर पर ही बुलवा लो। मैं ज़मीनों पर जा रहा हूँ, वापसी में उससे मुलाकात हो जाएगी। खुदा हाफिज़। इतनी जल्दी? अभी यूनिवर्सिटी खत्म हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं यार। भाई दे आर इन सो हरी। शायद हर लड़की के माँ बाप को ये जल्दी हमेशा ही रहती है। उन्होंने सिर्फ मेरी खातिर इस मुलाकात पर रजामंदी का इजहार किया है। तुम्हें बाबा जाने से मिलना ही होगा। और सुनो, वक्त पर आ जाना। वो इन फॉर्मेलिटीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बट डोंट यू वरी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सुनो, मेरी एक और बात मानोगे प्लीज़? हाँ बोलो।
अपना हुलिया दुरुस्त कर कर आना, किसी फॉर्मल से ड्रेस में आना। आई मीन क्यों? इस हुलिये में क्या बुराई है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहा हूँ या किसी कॉर्पोरेट या बैंकिंग सेक्टर में जॉब का इंटरव्यू देने? प्लीज़ ना, मेरी खातिर आखिरी बार। ओके, वैसे तुम बहुत बुरी हो। पक्का? बिल्कुल पक्का। थैंक यू। जीते रहो बेटा। बैठो। हमारे यहाँ आमतौर से ऐसे मौकों पर लड़के के माँ बाप से मिला जाता है, लेकिन धानी की वजह से मैं इस मुलाकात के लिए तैयार हो गया। जी मैं जानता हूँ, और मुझे अपना तारुफ कराने का मौका देने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धानी बता रही थी कि तुम्हारे वालिदैन। जी मेरे बचपन में ही उनकी डिवोर्स हो गई थी। मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी हॉस्टल्स में गुजारी। मेरे पापा बहुत पहले ही स्टेट्स शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मेरा खर्चा अब भी वही उठाते। और तुम्हारी अम्मी? मामा ने पापा से डिवोर्स के 1 साल बाद ही यहीं एक किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली। वो भी यहीं है, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात कम ही होती है। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहती तो अपना घर बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसकी कोशिश ही नहीं की। इस मामले में मैं पापा से ज़्यादा उन्हें कसूरवार समझता हूँ। मैं तुम्हारी साफगोई और ईमानदारी की कदर करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि सारी जिंदगी तुम्हारे पापा तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल तो नहीं रख सकते ना। तुमने खुद भी अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच रखा होगा। अगर मुस्तकबिल से आपकी मुराद आइंदा की गुजर बसर है, तो उसके लिए पापा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, बहुत कुछ बना गए, और शायद इसी वजह से मुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर मुस्तकबिल से आपकी मुराद कोई प्रोफेशन है, तो उसके लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। फिर भी इतनी तालीम हासिल करने के बाद यूं ही घर बैठे रहने का इरादा तो नहीं होगा ना तुम्हारा? सिविल सर्विस के बारे में क्या ख्याल है? उस तरफ कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए सर, मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करना चाहता, और ना ही वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए गोल मोल बात करना मेरी आदत है। सिविल सर्विस से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में सिविल सर्वेंट्स सारा दिन बैठकर फ़ज़ाई किले बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करते। फिर तुम्हारे ख्याल में कौन सा प्रोफेशन बेहतर है? डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो सर, इंसान का अपना अंदर मुतमईन होना चाहिए। उसे अपना आज गुजरे हुए कल से ज़्यादा बेहतर महसूस होना चाहिए, जहाँ उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने के तमाम मौके दस्तयाब हो। ये सिविल सर्विस जैसी घुटन ना हो। तो गोया कुछ खास वाज़ेह नहीं है कि तुम मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हो? जी नहीं, लेकिन एक बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ।
कि मैं धानी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, चाहे मैं जिंदगी के किसी भी शोबे से रिलेटेड रहूं या ना। धानी, मैंने वही कहा जो सच था, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी सच ही सुनना चाहते थे। हालात तो मैं तब होता जब मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए किसी और भेस में मिलने जाता, झूठे वादे करता, या फिर सारी जिंदगी किसी पछतावे का एहसास दे जाता। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम कभी किसी से कोई झूठ बोलो, और मेरे पेरेंट्स ने तो तुम्हारी सच्चाई की कदर की है, लेकिन शायद मैं उस मेयार पर पूरा नहीं उतरता जो उन्होंने अपने दामाद के लिए अपने सहन में क्रिएट कर रखा है। तुम हर मेयार पर पूरे उतरते हो रोज, अगर तुम खुद उसे अपना मेयार बना लो तो। लेकिन मसला तो यही है कि तुम उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं। उनकी परेशानी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो उन्हें अपनी बेटी के लिए चाहिए, और मेरे ख्याल से दुनिया के सभी माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं। और तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें भी मेरे साथ किसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास नहीं होता? तुम बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हो रोज। मसला सिर्फ मेरे समझने या ना समझने का नहीं है, मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका मुझ पे पूरा हक है। मैंने उनके हक से इनकार कभी नहीं किया धानी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी अपनी इस बारे में फाइनल राय क्या है। क्या मैं तुम्हें जैसा हूँ जहां हूँ की बुनियाद पर कबूल हूँ या नहीं? तुम मुझे कॉर्नर कर रहे हो रूज, एंड दैट्स नॉट फेयर। हम दोनों ही किसी अंधी गली के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। शायद दुनिया के हर फैसले के पीछे किसी ऐसी अंधी गली का मुंतखब होता है जिसकी बंद दीवार हमें किसी फैसले पर पहुंचने में मदद देती है। अगर वो बंद दीवार आ ही गई है तो फिर गौर से सुन लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत। हालांकि मेरी अपनी सोच के किसी आइडियल मर्द की शख्सियत से तुम्हारी आदत का इंतहाई कंट्रास्ट है। मैं ज़िंदगी में सलीके की कायल हूँ, जबकि तुम्हारा हर काम बेसलीका है। मुझे वक्त का हर लम्हा कीमती लगता है, जबकि वही लम्हा तुम्हारे लिए बेवकत है। मुझे ज़िंदगी में हर दिन प्लान करके चलने की आदत है, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी में आम तौर पर दिन शुरू ही शाम से होता है। मुझे ज़िंदगी की हर रूटीन में कायदा पसंद है, लिबास में, शख्सियत में, बातों में, भीड़ में, तन्हाई में, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी में हर रूटीन बेकायदा है। मगर फिर भी मिस्टर रूज समदानी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन शायद मेरी मोहब्बत ही इतनी बेवकत है कि तुम्हें बदल ना सकी। धानी मेरी बात तो सुनो। धानी, देखो धानी बेटा, हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपने फैसले औलाद के सर थोपने को अपना हक समझते हैं। बेटा, तमाम हालात तुम्हारे सामने हैं। अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही हम दोनों की पसंद भी होगी। और बेटा, हमने अभी तक अकरम भाई की बेटी के लिए हामी नहीं भरी है। अगर तुम्हें उरूज पसंद है तो फिर हमें भी कबूल है। और हाँ बेटा, जो फैसला भी करना बहुत सोच समझ के करना। ये
उम्र भर के फैसले होते हैं बेटा। और जहां तक मैं समझता हूं, तुम्हारे अंदर की धानी कभी किसी ऐसे शख्स के साथ निभाह नहीं कर सकती जो बिखरा हुआ हो। देखो बेटा, जब तुम छोटी सी थी ना, तुम उस वक्त भी ऐसा गुड्डा पसंद करती थी जो सलीके से जुड़ा हुआ हो, सजा संवरा हो। फिर सारी जिंदगी एक ऐसे, खैर तुम सोच लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। और बेटा, जब किसी नतीजे पर पहुंच जाओ तो हमें बता देना। हाँ, आओ। बाबा जानी, मैंने फैसला कर लिया है। तो आखिरकार तुम्हारी इस मोहब्बत और आइडियल की जंग में जीत आइडियल की हुई। मेरी मोहब्बत ने हमेशा तुम्ही को ही अपने आइडियल के रूप में ढलते हुए देखा है उरूज। मेरी मोहब्बत ने कभी मेरे आइडियल से जंग नहीं की। झूठ बोल रही हो तुमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियल से मोहब्बत की है। तुम्हें हमेशा से सिर्फ अपने आइडियल की तलाश है। मैं तुम्हें पसंद जरूर था, लेकिन कभी तुम्हारी मोहब्बत न बन सका। तुम अब भी यही कह रहे हो रुत? ये जानते हुए भी कि मैंने आखिरी लम्हे तक मुड़ मुड़ कर तुम्हारी राह तकी है, पर शायद मैं तुम्हारी मंजिल ही ना थी, वरना तुम इसकी जुस्तजू तो करते। नहीं नहीं, तुम्हें मेरा नहीं, अपने आइडियल का इंतजार था। तुम्हारी पसंद खुद गर्ज थी, जो मुझे हमेशा तुम्हारे आइडियल के रूप में ढलते देखना चाहती थी। तुम आज तक मेरा इंतजार सिर्फ इसलिए करती रही क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पसंद के रूप में ढल जाऊंगा। लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था मिस्तानी, मोहब्बत किसी डिसिप्लिन की पाबंद नहीं होती। मैंने तुम्हें किसी पाबंदी का कायल करना भी नहीं चाहा उरूज। अगर मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती तो फिर तुम्हें भी प्यार शर्तों पर नहीं करना चाहिए, मगर तुम भी तो हमेशा खुद को ना बदलने की शर्त पर कायम रहे। इस हद तक सख्त शर्त कि कभी कभार तो मुझे अपना वजूद, अपनी मोहब्बत भी बेमानी लगने लगती है, जैसे मेरे हुसूल की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत ही ना हो। जैसे तुम्हारे नज़दीक तुम खुद और तुम्हारे उसूल ही सबसे ज़्यादा अहम है। मैंने कहा था ना, हम दोनों ही बंद गली के आखिरी सिरे तक आ पहुंचे। और अगर तुमने पलटने का फैसला कर ही लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं, और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता मैं इस बंद गली में सारी जिंदगी रहना पसंद करूंगा। मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा, और मेरा हर रास्ता यहीं आकर खत्म होता है। खुदा हाफिज।
डॉक्टर साहब, दानी ठीक तो है ना? शुक्र है नर्वस ब्रेकडाउन के आसार नहीं है, लेकिन जहन पर दबाव और टेंशन की वजह से इन्हें हाइपरटेंशन हो गया था। मैंने रिलैक्सेंट दे दी है, लेकिन इनकी तबीयत अभी संभली नहीं है। इन्हें किसी भी तरह की टेंशन और जहनी दबाव से दूर रखिएगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, इन्हें आराम करने दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। परेशानी, ज़हनी दबाव, ऐसी भी क्या टेंशन है दानी बेटी को? अरे भाई, लड़कियों के लिए माँ बाप का घर छोड़ने से बड़ी टेंशन और परेशानी भी और क्या हो सकती है। कुछ लड़कियां बहुत हसास होती हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा था ना कि उसको अकेला मत छोड़िएगा, आपने उसे अकेला छोड़ दिया ना। ये सब इसी का नतीजा है। यार मंजूर कैसी बातें करता है। धानी जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। क्या हुआ अगर 2-4 हफ्ते शादी मुलतवी हो गई तो? भाई, और किसे पता था कि वो इस तरह बीमार हो जाएगी। अकरम, तू तो मेरा यार है, तेरे मुंह से बदशगुनी की बात निकल ही नहीं सकती। लेकिन दुनिया वालों की जबान कौन रोक सकता है यार? ओ यार, छोड़ दुनिया वालों को, हमें क्या लेना है उनसे। भाई, लड़की इस घर से उस घर में आ जाएगी, आज नहीं तो कल। और बात सुन, तू ये मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ा है? अरे भाई, हिम्मत कर। अगर तू इस तरह रहेगा तो दूसरों को क्या तसल्ली देगा? मैं जो हूं ना तेरे साथ। ये लीजिए, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? भी देखिए दानी अब हमारी बेटी है, माँ बेटी के दरमियान आप ना ही बोलें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, धानी बेटी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हुई है क्या? अरे नहीं भाई साहब, यहीं पर है। शायद उसको आप लोगों के आने की इत्तिला नहीं है, ऊपर होगी। मैं बुला कर लाती हूँ। मैं बुला लूँ आंटी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। हाँ, जरूर 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 बुलाओ जी। आप? जी मैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। और वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे इस मौके पर खुशफहमी इस बात की मुझे इजाज़त देती है कि ये मैं सोचूं आप मेरे ही ख्याल में गुम थी। जी? देखिए, मजाक कर रहा था। वैसे मैं इस तरह की फॉर्मल गुफ्तगू का आदी नहीं। मेरा नाम नौमान है। मंगनी के कार्ड पे तो आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, पढ़ा था। गालिबन पूरा नाम नुमान अकरम था। जी हाँ, मेरी छुट्टियां कम रह गई। सोच रहा था कि जाने से पहले आपके और मेरे दरमियान जो अजनबियत की दीवार है वो गिर जाए तो अच्छा है। कुछ दीवारें सिर्फ वक्त की लगाई दीमक ही गिरा सकती है, और अजनबियत की दीवार उनमें से एक है।
आपकी इतला के लिए बता दूं कि हमारे बीच ऐसी कोई ख़ास अजनबियत भी नहीं है। मुझे यकीन उस वक्त आएगा जब तुम इसका कोई सबूत दोगी। वो कैसे? मुझे तुम पुकार कर। ये कैसी शर्त हुई? शर्त तो शर्त होती। धानी बेटा अंदर आ जाओ, समोसे ठंडे हो रहे हैं। जी बस आए। लेट्स मूव, क्योंकि समोसों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेट्स गो। चले ना भाई। वैसे नो कॉम्प्रोमाइज ऑन समोसास। जी चलिए। आई लेडीज फर्स्ट। धानी मेरी बच्ची, मेरी जान, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा ख्याल है दादी को आराम की जरूरत है। डैड, माँ, आप लोग घर चले जाएं। आप लोगों ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया रात। मैं हूं ना यहाँ। बल्कि अंकल आप और आंटी भी थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं बेटा, धानी को अब होश आ गया है, अब हमें कोई थकन नहीं है। अच्छा मंजूर, हम लोग चलते हैं, कल मैं फिर आ जाऊंगा। जरूर, जरूर। और हाँ, ये लो भाभी, ये इसको सदका दे दीजिएगा। चलो भाई, अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो चलो। आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। मैंने तो सुना था कि सिविल सर्वेंट्स वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। बिल्कुल सही सुना था आपने, लेकिन सिविल सर्वेंट के साथ एक मसला होता है। वो तो वक्त के पाबंद होते हैं, वक्त उनका पाबंद नहीं होता। मैं कुछ समझी नहीं। भाई बड़ी आसान सी बात है। यहाँ आने से पहले मेरी एक मीटिंग थी अपने सेक्रेटरी के साथ। वो मीटिंग इतनी लंबी चली, कुछ इश्यूज़ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगली सारी कमिटमेंट डिले हो गई। मतलब मैं तो वक्त का पाबंद था, वक्त मेरा पाबंद नहीं रहा। क्या मुझसे मिलना भी तुम्हारे नज़दीक एक फॉर्मल कमिटमेंट है? नो वे यार, मैं अपने डिले होने की वजह बता रहा था। वैसे भी मोहब्बत और डिसिप्लिन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इन्हें मिक्सअप मत करो। मोहब्बत किसी डिसिप्लिन को नहीं मानती था। क्या क्या तुम भी मोहब्बत को डिसिप्लिन से जुदा खाने में रखते हो? ऑब्वियसली यार, बल्कि मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन और मोहब्बत का कंट्रास्ट से बड़ा कंट्रास्ट हो ही नहीं सकता। और ये दोनों ही मुख्तलिफ और डिफरेंट सिमत के रवैये हैं। वो कैसे? भाई मोहब्बत की इब्तिदा तभी होती है जब दिल जहन के अहकामात को ओबे करने से इनकार कर दे। वरना ये जो मोहब्बत है ना, ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। देखो इस अज़ाब में वही पड़ता है जो अक्ल की हद क्रॉस कर जाए, दीवाना हो जाए। और दीवाने का डिसिप्लिन से क्या ताल्लुक? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत ऐसी है, अनडिसिप्लिन। तो भाई साबित ये हुआ कि मोहब्बत दीवानगी है। दीवानगी का डिसिप्लिन से क्या ताल्लुक? हाय,
मे आई डिस्टर्ब यू मेम साहब? तुम्हें हर मर्तबा ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे हर बार तुमसे बात करके ऐसे लगता है जैसे मैंने तुम्हें गहरे ख्वाब में से जगा दी। अगर ऐसा है भी तो किसी को ख्वाब से हकीकत की दुनिया में लाना कोई बुरी बात तो नहीं। नहीं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी ठंडक हकीकत की धूप से ज़्यादा फर्क बख्श होती है। ऐसे आज कुछ ख्याल आया, जस्ट अ वाइल्ड थिंकिंग। एनीथिंग स्पेशल? उस दिन तुमने कहा था ना कि मैं भी मोहब्बत को डिसिप्लिन से अलग समझता हूँ। क्या कोई और भी है जो ऐसा समझता है? अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई दोस्त था जो ऐसा समझता था तो क्या ये काफ़ी होगा? बहुत काफ़ी होगा। अगर तुम कुछ मज़ीद बताने की ज़रूरत महसूस ना करो तो। मैं मज़ीद बताने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत समझो तो। बहुत सी बातें और मायने छोड़ जाती हैं अगर इंसान सामने मौजूद ना हो तो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग कहीं मिल लें आज? ठीक है, मैं आज शाम को ही तुमसे मिलूंगी। ओके, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू। शायद मैं ये सवाल कुछ लेट कर रहा हूँ, हालांकि हमारी शादी में 3 दिन रह गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश हो? ये सवाल कभी भी इतना लेट नहीं होता, शादी के बाद भी नहीं। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये मर्द कम ही पूछते हैं। चलो, मुझे ये शर्फ हासिल तो हुआ कि मैं उन चंद मर्दों में शामिल हूँ जो शादी से पहले ये सवाल पूछकर बरी हो जाते हैं। मेरे माँ बाप से मिलके आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि वो मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर मेरी रजामंदी इस रिश्ते में ना होती तो वो कभी भी हामी ना भरते। हाँ, इस बात का इत्मीनान तो है मुझे, लेकिन कभी कभार हम किसी बंधन में बंध जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि शायद गलत हामी भर दी। तुम्हें हमेशा से सिर्फ अपने आइडियल की तलाश है। मैं तुम्हें पसंद जरूर था, लेकिन कभी तुम्हारी मोहब्बत न बन। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ आइडियल ही हमारी मोहब्बत नहीं होते? नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। जरूरी नहीं होता कि हमारा आइडियल ही हमारी मोहब्बत भी हो। देखो, आइडियल तो हम खुद तराशते हैं अपने आसपास की शख्सियात में से, लेकिन मोहब्बत तो बहते हुए पानी की तरह अपना रास्ता खुद बना लेती है। इसे हम आइडियल की तरह तराश नहीं सकते। ये तो खुदरा जज्बा है, उस जंगली या समंदरी घास की तरह जो करीब वाली चट्टानों पर खुद ब खुद उग जाती है, कोई चाहे या ना चाहे। तो फिर हम सारी जिंदगी अपने आइडियल की तलाश में क्यों भटकते रहते हैं?
हम अपने पहली मोहब्बत को, अपने पहले एहसास को ही अपना आइडियल क्यों नहीं बना लेते? मोहब्बत का हो जाना अगर अपने बस में नहीं तो कम से कम आइडियल तलाश लेना तो अपने इख्तियार में होता है। ये अभी खुद तुमने मुझसे कहा है। यही तो हमारी कोताही है दानी बीबी, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरा आइडियल हो। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए। वो हमारी बेटी धानी का क्या हाल है? पहले से अब काफ़ी बेहतर है। गुड गुड गुड। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। सर, मैं आपसे धानी के बारे में बात करना चाह रहा था। धानी को जो डिप्रेशन का दौरा पड़ा है, क्या इसके चांसेस हैं कि मुस्तकबिल में भी उसे ऐसे दौरे पड़ सकते हैं? देखिए मिस्टर नुमान, डिप्रेशन की कई वजूहात और कई इकसाम होती हैं, लेकिन इनमें से 95% की वजह ज़हनी परेशानी होती है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ मिस्टर नुमान, लेकिन नई नवेली दुल्हन बनने वाली लड़कियाँ अक्सर इस डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। मुस्तकबिल का अंदेशा शायद उन्हें उलझा के रख देता है। और इसका इलाज? इसका सिर्फ ये इलाज है कि आप अपनी केयर और मोहब्बत से इन अंदेशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। उन्हें ये इत्मीनान दिलाएं कि नो मैटर चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। हाय, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, खैरियत? मैंने आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। हो सकता है कि चंद लम्हों में मैं तुम्हारी नज़रों से इतनी गिर जाऊँ फिर शायद ज़िंदगी भर ना उठ पाऊँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हर लम्हा सच का जहर पीने को ही तरजीह दी है। मेरा तुमसे रिश्ता भी एक सच है, जिसकी हाँ करते वक्त मेरे दिलो दिमाग में कोई मुनाफिकत ना थी। मैं अपने माजी का हर राब्ता, हर धागा तोड़कर और हर याद मिटाकर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने हर मोड़ पर, हर कदम पर अनजाने में खुद मेरे माजी को सामने ला खड़ा किया। मैंने तुम्हारे माजी को मैं कुछ समझा नहीं। हाँ तुमने, लेकिन मैंने कहा ना, ये सब तुमसे अनजाने में हुआ। शायद ज़िंदगी को ये सबक मुझे तुम्हारी ज़ात से ही सिखाना था। सबक? कैसा सबक? उस दिन तुमने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे आइडियल ही हमारी मोहब्बत हो। तुमने ठीक कहा था। मैं सारी ज़िंदगी अपने आइडियल की तलाश में भटकती रही, लेकिन ये ना जान सकी कि जो मेरा आइडियल ना बन सका वही मेरी मोहब्बत है। तुम मेरे आइडियल हो नुमान, और हमेशा रहोगे, पर शायद मेरी मोहब्बत ना बन पाओ। इस बात के एहसास में तुमने बहुत देर कर दी धानी। हमारी शादी में 4 दिन रह गए
सारी दुनिया जानती है कि तुम मेरी अमानत हो, और तुम ये बात आज मुझे बता रही हो। यकीन करो नुमान, जिस लम्हे मेरे दिल को इस बात का एहसास हुआ, उसी लम्हे मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलवा लिया। ये राज मेरे लिए भी उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए। अब क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को तो पहले ही खो चुकी हूँ, और आज अपने आइडियल को भी खोने का इरादा कर आई हूँ। तुम सिर्फ सज़ा सुना दो। सज़ा तो तुमने खुद मेरे लिए तजवीज़ कर दिया धानी, जिसकी आग और तपिश में मुझे सारी ज़िंदगी चलना होगा। जुर्म तुम्हारा भी बहुत बड़ा है, और उसकी सज़ा ये है कि तुम सारी ज़िंदगी अपने आइडियल के साथ रहो, मेरे साथ रहो, जो तमाम उम्र तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत याद दिलाता रहेगा। उन्हें ये इत्मीनान दिलाएं, नो मैटर चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। यार मंजूर, अब तो माशाल्लाह धानी बिटिया सेहतियाब हो गई है, अब तो जल्दी से शहनाई बजवा दे। यार कैसी बातें करता है अकरम, तेरा अपना घर है, तू कल बारात लेके आ जा। वैसे इस दफा मैं मेहंदी शेंदी पे भी वक्त जाया नहीं करूंगा। ये ठीक है, ये ठीक है। साहब कहाँ रह गए? वो बुला रही हैं। शादी हॉल की रट लगा रखी है, वलीमा होगा तो इसी घर में, शादी हॉल में तो पता ही नहीं चलता कि मेहमान कौन है मेजबान कौन है। 1500 लोगों का वलीमा घर पे नहीं हो सकता, 1000 लोग तो आपने गांव से बुला रखे हैं। ये वलीमा अगर होगा ना तो हॉल ही में होगा। ओहो ठीक है, नुमान बेटे से पूछ लेते हैं, वो फैसला करेगा। हाँ नुमान से पूछ लेते हैं। पूछे नुमान से। हाँ नुमान बेटे, देखो तुम्हारी माँ और मुझ में इख्तलाफ हो गया, मैं कहता हूँ वलीमा यहाँ हो, वो कहती है शादी हॉल में हो, अब तुम बताओ। इससे पहले कि आप लोग शादी के तमाम इंतजामात पूरे कर लें, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बात यह है डैड, माँ, कि धानी मैं चाहता तो सारी जिंदगी आप लोगों से ये बात छुपा सकता था, लेकिन उस वाक़े के बाद बहुत ज़रूरी हो गया था कि आपको सब कुछ पता हो। डैड, मैं अब भी धानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो अब भी मेरी मंगेतर है। मुझे तुझ पर फख्र है नुमान बेटा, तू वाकई चौधरी अकरम का बेटा है। दुख तो मुझे इस मंजूर पर हो रहा है, बचपन का लंगोटिया था मेरा, मगर उसने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा उसे सजा। अरे आप कुछ सोच समझ के फैसला कीजिए। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, हट जाओ। मंजूर, अरे कहाँ हो तुम, इधर आओ। अकरम भाई खैरियत तो है, और आप ये बाहर क्यों खड़े? अंदर बैठिए ना ड्राइंग रूम में।
अरे भाभी, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले उस धोखेबाज को बुलवाइए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अकरम, क्या शोर मचा रखा है यार? ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे आफत ही तो आ गई है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ धोखा करे तो आफत नहीं तो और क्या है? धोखा? कैसा धोखा यार? माना कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा न दे अकरम कि मैं उसके बोझ तले जी भी न सकूं। मैं मर जाऊंगा यार। वो यार भी कहता है और यार को धोखा भी देता है, उस पर एतबार भी नहीं करता। अब तेरी यही सजा है तेरी। फिर भी यार। बस, मेरा फैसला बदल नहीं सकता। धानी अब तुम्हारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, और तुम सब लोगों को ये फैसला कबूल करना पड़ेगा, और तू इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा। धानी सिर्फ नुमान की मंगेतर है, बस। अंकल, दूल्हे को घर से बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या? बेटा, दूल्हा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम ही उसे ढूंढ के लाए हो, इसीलिए तुम्हें शहबाला बनाया है। सिर्फ शहबाला बनाने से बात नहीं बनेगी अंकल, अब इनके लिए दुल्हन अब सबको मिलकर ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आइए। अकरम, जैसी दोस्ती तूने निभाई है ना, दुनिया में किसी ने नहीं निभाई होगी। मैं तेरे एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा यार। अरे कैसे पागलों वाली बात करता है, दोस्ती में एहसान का क्या ताल्लुक? धानी जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, और बेटी की खुशी के लिए एक बाप को जो कुछ करना चाहिए था मैंने किया। अरे अब किसमें क्या बहा रहा है? चल अंदर, सब इंतजार कर। चल आजा आजा। आखिरकार तुम जीती गई। क्या जीत सिर्फ मेरी हुई है, तुम्हारी नहीं? मैं तो हार गई हूँ रोज, तुम्हारा प्यार जीत गया। हाँ, ये सच है, मेरा प्यार तो जीत गया, पर मैं हार गया। क्या मतलब? हाँ, अरे यार आंखें खोलोगे तो पता चलेगा ना अपनी जीत का। इधर देखो तो सही, आखिरकार मैंने शेरवानी पहन ली यार।
फोन। ओह माय गॉड, ये तुम हो अरुण? Oh God, I just can't believe that. तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। मैं तुमसे कहती थी ना तुम कितने प्यारे लगोगे। वो तो मैं हूँ। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो अरुण। I really can't believe that. वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। तुमसे कम। सारी ज़िंदगी हम अपने आइडियल की तलाश में रहते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारा आइडियल हमारी मोहब्बत बनकर हमारी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन हम शायद ये नहीं जानते कि हमारी मोहब्बतें तो जाने कब से हमारे आसपास कलियों की तरह चटक रही होती हैं और यूँ जाने कितनी मर्तबा हम अपने आइडियल को तो पा लेते हैं पर अपनी मोहब्बत को खो देते हैं। मेरे दिल में मेरे आइडियल का बुत हमेशा मेरे एहतराम के चौबारे पर सजा रहेगा, किसी मुक़द्दस मूर्ति की तरह। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत के साथ गुजारने का फ़ैसला किया है। अब आप ही बताइए, मेरा ये फ़ैसला सही है या गलत?